देखिए आजकल बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो हमें लगता है हम दुनिया का कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा लगता ही हमें। हम जब किसी कमरे में बैठे होते हैं हमें लगता है हम शायद अकेले हैं, हमारे आसपास कोई भी नहीं है एक फ़ोन के अलावा। लेकिन ये फ़ोन सब कुछ सुन रहा है, आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, और हो सकता है कि कल के दिन आप किसी साइबर फ्रॉड का हिस्सा बन जाएं, किसी साइबर फ्रॉड में आप फंस जाएं। तो उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये फ़ोन कितना हार्मफुल है और क्या क्या चीज़ें इस फ़ोन के ज़रिए, इस एक फ़ोन के ज़रिए जो आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा सहारा है या आपकी दुनिया ख़त्म कर सकता है। साइबर एक्सपर्ट प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। आपका तो पहले बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवानी। सो एज यू सेड कि फ़ोन ही नहीं, हमारा आईपैड हमारी बात सुन रहा है। हमारे घर में एलेक्सा लगी है, वो हमारी बात सुन रहा है। तो जितने भी ये डिवाइसेस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसके अंदर भी माइक है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो सारे लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और वो डिवाइसेस हमारी बात सुनने के बाद में आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके घर में एलेक्सा रखी है, एकदम से वो बोलने लगी, राइट? तो वो बोलने का मतलब उसका ये है कि वो हमारी बातें 24 घंटा कंटिन्यूअसली सुन रही है। हमें लग रहा है हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी सारी बात सुन रही है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही आप इंटरनेट पे जाएंगे, अगले दिन इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करेंगे तो आप जो बातें कर रहे थे उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो आपको दिखाएगा। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी चीज़ की, किसी ब्रांड की आप बात कर रहे हो तो ब्रांड कंटिन्यूअसली आपके रील्स वगैरह में शो होने लगती है। सो वो जितने भी ये डिवाइसेस हैं वो 24 घंटा हमारी बात सुन रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। सो आप ये देखिए कि हमारी प्राइवेसी के साथ में ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि वो सारी की सारी हमारी बातों को एनालाइज कर रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है। और एक बार अगर डेटा आपके सिस्टम से निकल गया तो वो कहाँ जा रहा है, उसको कोई सीमित, उसका कोई दायरा नहीं है। वो अनलिमिटेड वहाँ पे डेटा रहेगा और हमेशा और वो कहीं तक भी पहुँच सकता है, कहीं तक भी पहुँच सकता है। आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, आपके वो जो आपका एनालिसिस हो रहा है वो आपके बिहेवियर के ऊपर हो रहा है। आपके घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बिहेवियर एनालिसिस हो रहे हैं, और वो सारी आवाज़ को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं सबको अलग अलग कि ये आपकी आवाज़ है, या आपके पेरेंट्स की आवाज़ है, या आपके बच्चों की आवाज़ है, या आपके रिलेटिव की आवाज़ है, और फिर वो टैगिंग करती जाती है कि इस तरह की आवाज़ है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी आपकी बात सुन रहा है, दिस इज़ वेरी रिस्की। तो जैसे पहले कहते थे कि दीवारों के कान होते हैं, मुझे लगता है फोन्स के भी कान होते हैं, डिवाइसेस के कान होते हैं, वो सब सुन रही हैं। अच्छा, जैसे कोई, हमने किसी को वॉइस मैसेज किया, फेसबुक पे भी आजकल ये सुविधा उपलब्ध है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, व्हाट्सएप पे भी है। वो वॉइस मैसेज केवल वहीं तक जाता है जिसको हम भेज रहे हैं, या वो फैल चुका होता है सब जगह? जी देखिए, अगर आप वॉइस मैसेज खाली व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं या टेलीग्राम के थ्रू 1 to 1 भेज रहे हैं, तो वो फिर दो लोगों के बीच में, जो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप कोई वॉइस मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो कोई बाउंड्री है नहीं, वो तो बाउंड्री लेस है, राइट? तो वो सब जगह जा रहा है, और उस वॉइस मैसेज के बेसिस पे कई बार आपकी आवाज़ को ट्वीक करके, AI के थ्रू ट्वीक करके बहुत सारे मिसयूज़ भी किए जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि बहुत सारे टाइम आपने सुना होगा कि किसी के किडनैप की फेक इन्फॉर्मेशन आई, माँ बाप को फ़ोन करा और वहाँ पे जो बच्चा था या कोई भी था, उसकी एक आवाज़ सुनाई कि हाँ मेरे को किडनैप कर लिया गया। सो ये कैसे आते हैं? ये सब AI से जनरेटेड होते हैं। जो आपने वॉइस ओवर मैसेज किसी को यूट्यूब पे डाल दिया, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो वहाँ से उस छोटे से सैंपल को लेके उसको ट्यूक करा जाता है, जिसमें घर वाले यही नहीं समझ पाते कि ये ओरिजिनल आवाज़ है या इसको मॉडिफाइड करके मेरे को कोई सुना रहा है। तो इसको समझें कैसे? कोई समझने का तरीका है कि ये मॉडिफाइड आवाज़ है या फिर ओरिजिनल आवाज़ है? ऐसे बहुत केसेस आए हैं रिसेंटली भी। आप इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट आप इससे बच सकते हैं कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे वॉइस मैसेजेस ना भेजें। ना ही कोई अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ना ही अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, ना ही कोई अपनी ऐसी फ़ोटो उस पर अपलोड करें जिस पे आपकी जियो लोकेशंस वाली फ़ोटो हो, टैगिंग हो, क्योंकि उसमें आपके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब होता है। कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको डालना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत डालें। उसमें एक पेजेस का अलग से ऑप्शन आता है, फेसबुक पेजेस आता है, आप उस पर डालें अगर आपको कुछ भी प्रमोट करना है तो। लेकिन अपने फ्रेंड्स को जो भेजना है वो आप फेसबुक 1 to 1 मैसेज ही भेजें। वो वॉइस वाला ट्वीक किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो लोकेशंस आपने जिक्र भी किया उसका, जैसे कोई भी कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो आजकल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, हम लोगों को टैग कर देते हैं, हम उस जगह को टैग कर देते हैं, उस लोकेशन को हम टैग कर देते हैं,
और एक बार ऐसा केस भी शायद सामने आया था कि किसी महिला ने टैग किया कि मैं भी यहाँ पर हूँ और उसके घर में चोरी हो गई थी। राइट। सो आप अब ऐसे ही केसेस में अगर आप देखेंगे ना, सो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप या तो एंड्रॉयड यूज़ कर रही हैं या फिर आप आईफोन यूज़ कर रही हैं, iOS यूज़ कर रही हैं, ये जितने भी हैं, इन सब में जब भी आप फ़ोटो खींचते हो तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। वो आपका पूरा 1 साल का या 2 साल का, जब से भी आपने लोकेशन सर्विसेज उसके अंदर ऑन करा हुआ है, उसको मालूम है कि आप कहाँ गए थे, किस टाइम पे कहाँ गए थे, कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, आपने कब क्या ऑर्डर करा था, कहाँ पर आपका ऑर्डर आया था। सो इट इज़ हैविंग ऑल ऑफ द डिटेल्स। हमें उनसे बचने के लिए एक तो अपनी लोकेशन सर्विसेज बंद करनी है। कुछ भी हमें अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना है तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वो आप फिल्टर करके डालें कि उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अब जैसे आपने जो केस बताया, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब भी आप फोटो अपलोड करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपके दोस्तों के अलावा बाकी सबके पास भी इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आप वहाँ पर हैं ही नहीं, आप तो कहीं सोशल मीडिया में है तो सब जगह मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जा ही रही, कोई भी देख सकता है उसको। सो इसीलिए अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं अपने अकाउंट की बात करते हैं, तो हमें कुछ भी चीज़ अगर अपलोड करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे खाली व्यूड ओनली टू फ्रेंड्स हो, वो पब्लिक हम ओपनली वो ना डालें, क्योंकि अगर आप ओपनली डालेंगे तो वो सबके साथ इन्फॉर्मेशन जाएगी। बेटर ये है कि आप खाली उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को, हमें अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स का हम बहुत अच्छे से ध्यान करें कि हम जो भी अपलोड कर रहे हैं हमारी वो सिर्फ फ्रेंड को ही दिखाई देना चाहिए। प्लस हमें अपनी फ्रेंड लिस्ट को भी बचा के रखना चाहिए कि फ्रेंड लिस्ट भी हमारी सबके सामने ओपन ना हो। फ्रेंड लिस्ट शुड बी ओनली। अच्छा, जैसे लोग अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड लिस्ट को बड़ा करते जाते हैं, फेसबुक को, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ये रिस्की है, ये बिल्कुल कि हम किसी को नहीं जान रहे, लेकिन जैसे उसने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। सो फ्रेंड लिस्ट इज देखो, साइबर सिक्योरिटी में अगर हमें बचना है तो हमें बहुत ही सजग रह के चलना पड़ेगा। हमें खाली उन्हीं लोगों से बात करनी है जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है। सो प्रमोशन के लिए हमारे पास फेसबुक पेजेस हैं, तो अगर हम फेसबुक पेजेस के थ्रू प्रमोशन करना है तो हम उसके थ्रू करें। लेकिन हमें अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमें अपने अकाउंट में सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही करनी है। लाइक्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप फेसबुक पेजेस के थ्रू बढ़ाइए, बट अगर में कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छे से रखें। फ्रेंड्स उतने ना बढ़ाएं, क्योंकि आप फ्रेंड्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आप जानते ही नहीं हो उनको कौन किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है, यू नेवर नो। तो इसलिए आप फ्रेंड लिस्ट में खाली उन्हीं को परमिशन दें जिनको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है। प्रशांत जी, इसके अलावा जो लिंक्स आते हैं, हमें नहीं पता होता है ये लिंक सही है या फिर गलत है। कई बार जैसे कस्टमर केयर नंबर की भी बात होती है तो हम पहले जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं कि इस जगह का कस्टमर केयर, इस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर केयर, वहाँ अगर हमें कंप्लेंट दर्ज करवानी है, कैसे पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक कस्टमर केयर नंबर है? कितने सारे तो आजकल फॉर्ज कस्टमर केयर नंबर आते हैं जो आपको बाद में आपको पता चलता है जब आपके पैसे अकाउंट से कट चुके होते हैं। तो शिवानी जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया। अभी वेरी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, एक केस मेरे सामने आया था। सो जी, जब भी आपके साथ ये सब चीज़ें होती है ना तो आप इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं कि मेरे को अर्जेंटली ही कस्टमर केयर पे मिलाना है, या मेरा डिवाइस ख़राब हो गया, हड़बड़ी में रहते हैं, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है। सो अभी वेरी रिसेंटली मेरे सामने एक केस आया था जिसमें उस व्यक्ति के घर में कोई बीमार था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे उनको दिखाने जाना था। उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट पे सर्च करा कि सो एंड सो हॉस्पिटल, मेरे को इसका कस्टमर केयर नंबर बताएं। अब जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऊपर से नीचे तक वो सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन आप ऊपर देखते होंगे स्पॉन्सर्ड लिंक। सो ऐसे बहुत सारी तरकीब होती हैं। ऐसी स्पॉन्सर्ड लिंक क्या है? वो ओरिजिनल नहीं है? वो ओरिजिनल नहीं है। ओह, दैट इज फेक। हाँ, जहाँ स्पॉन्सर्ड लिंक लिखा होगा। हाँ, आपको उसके ऊपर नहीं जाना है, आपको ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढनी है। वो हो सकता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, पहले नंबर पे ना हो। हाँ, आमतौर पर क्या होता है, जैसे लोग गूगल खोलते हैं तो उनको लगता है जो सबसे ऊपर है वही सही है। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड है, वो 90% वो आपको स्पॉन्सर्ड ही मिलेगा। सो उन्होंने क्या करा, एक जो सबसे ऊपर नंबर आया उस पर उन्होंने कॉल मिलाया, जो कि ओरिजिनल कस्टमर केयर नंबर नहीं था। उन्होंने वहाँ पे फ़ोन मिलाया, उन्होंने बोला कि हाँ हम आपका बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, आपको लेकिन इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब उन्होंने जब QR कोड भेजा, तो QR कोड की एक अलग कहानी, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो जब उन्होंने उस वाले नंबर पे मिलाया तो उनके अकाउंट से पैसे निकलने चालू हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वाले नंबर पे फ़ोन मिलाया, उन्होंने एक लिंक भेजा। लिंक भेजने के बाद जैसे ही उन्होंने वो लिंक डाउनलोड करा एप्लीकेशन का कि आपको बुकिंग करनी होगी अब हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर या हॉस्पिटल की एप्लीकेशन के ऊपर,
जैसे उन्होंने हॉस्पिटल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए थर्ड पार्टी सोर्स से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, तो उनका पूरा मोबाइल क्लोन हो गया। अब उसके बाद में जब भी वो कुछ उसके अंदर डाल रहे थे या कोई फोन आ रहा था या ओटीपी आ रहा था, वो सब उसको फ्रॉडर को पता चल रहा था, फ्रॉडस्टर। अब जब उनको देखा उन्होंने कि थोड़ी देर बाद उनके एक बार एक कुछ अमाउंट कटा, फिर दूसरी बार दूसरा अमाउंट कटा, तो फॉर्चुनेटली उनके अकाउंट में कम बैलेंस था, इसलिए उनका नुकसान सिर्फ 50-60 हज़ार रुपए का हुआ। वरना वो वो तब तक होता रहा जब तक उनका वो अकाउंट खाली ही नहीं हो गया। और ऐसे केस में उन्होंने बहुत बार गवर्नमेंट की पुलिस हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की 1903, उन्होंने मल्टीपल बार फ़ोन किया, लेकिन केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन पैसे आज तक वापस नहीं आए। अच्छा, जो पैसे जो फ्रॉडस्टर्स के पास चले गए, कितने चांसेस, हम कंप्लेंट तो दर्ज करवाते ही हैं ऑब्वियसली, वापस आते हैं वो पैसे कभी? जो गया सो गया, जो गया सो गया, आप उसको गया ही मान के समझिए, और वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, और एक सबक भी है वो। जी, सबक। जी देखो, जब भी ऐसा फ्रॉडस्टर आपके पास आता है, आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है। आपको हमेशा रिस्ट्रिक्टिव रहना है कि मेरे को कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मेरे को कोई भी ओटीपी नहीं बताना, क्योंकि फ्रॉडस्टर सिर्फ 3 या 4 चीज़ों का, इमोशंस का आपका यूज़ करता है। जैसे आपकी ग्रीड हो गई कि वो आपको बताएगा कि अभी बहुत जल्दी ही आप इस वाली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, डबल हो जाएगा, राइट? या कुछ और वो आपको ग्रीड देगा, लालच देते हैं आपको, कि आपके लिए ये कूपन हम दे रहे हैं आपको 1000 रुपए का, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? या फिर वो अर्जेंसी दिखाएगा कि ये ऑफर अभी तक ही है, आप ये इन्फॉर्मेशन तुरंत कीजिए, तुरंत लिंक के ऊपर करिए, यानी कि वो सावधान होने वाली चीज़ है। या फिर आप बहुत कॉमन तौर पे आपने सुना होगा हनी ट्रैप, लव एंड लस्ट, राइट? या फिर वो आपको फियर डराएंगे कि हमने इसको किडनैप कर लिया है। सो आई कॉल इट गल्फ। सो कोई भी अगर जी फॉर ग्रीड, यू फॉर अर्जेंसी, एल फॉर लव एंड लस्ट, एंड एफ फॉर फियर। सो जब भी ये सब चीजें हो ना, ये अलग अलग अपील्स हैं जिसके थ्रू फ्रॉडस्टर्स हमें ललचाते हैं। तो आपको अब जैसे ही आप ये इमोशंस देखें, आपको क्या करना है, आपको SEA वाला आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है। S मीन्स स्लो डाउन योरसेल्फ। ओके, आप सोचें, स्लो डाउन हो जाएं बिल्कुल, ठीक है? E फॉर एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है? इवैल्यूएट द थिंग्स, राइट? जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप स्लो डाउन होने का कोई फायदा नहीं। स्लो डाउन हो जाइए, चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए, क्या ये मेरे साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर ऑथेंटिकेट, A फॉर ऑथेंटिकेट, चेक कीजिए वो चीज़ सही है, क्रेडिबल है या नहीं, कि मैं इन इमोशंस में कुछ गलत ना कर जाऊं। जैसे ही मैंने OTP दिया, हो गया। तो इसलिए C वाला फंडा आपको अपनाना है हमेशा। स्लो डाउन योरसेल्फ, इवैल्यूएट द थिंग्स, इवैल्यूएट द एनवायरनमेंट एंड द कंप्लीट सिचुएशन, एंड देन ऑथेंटिकेट एवरीथिंग। तभी उसके बाद हमें एक्शन लेना है। बेहद ये बहुत ज़रूरी टिप आपने यहाँ पर दी, C वाली जो टिप है कि हर चीज़ को समझना है, कोई भी बेवकूफ़ी जल्दबाजी में नहीं दिखानी है। QR कोड की भी आप यहाँ बात कर रहे थे, मुझे लगता है QR कोड तो सबसे आसान तरीका हो गया है, किसी तक पहुँचना, किसी के फ़ोन तक पहुँचना, किसी के डेटा तक पहुँचना। QR कोड तो बहुत कॉमन है, आपको आप हर जगह, आप वेंडर से भी आप QR, आप वहाँ पे भी यूज़ करते हो, स्कैन करना है। ऑटो में आप जा रहे हैं, QR कोड, टैक्सी में जा रहे हैं, आप QR कोड, इवन जब आपको ऑर्डर बुक करना है, आजकल रेस्टोरेंट्स में होता है, तो आप QR कोड यूज़ कर रहे हो। सो आपको ये नहीं मालूम कि QR कोड के पीछे है क्या। हाँ, एग्जैक्टली। और दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। हम मतलब अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली दैट QR कोड? पहले मैं ये भी समझना चाहूंगी, वो हमें डॉट डॉट जैसे तो दिखते हैं, क्या है उसके पीछे? सी देखो, एवरी QR कोड इज अ यूनिक कोड। उसके पीछे एक लिंक है जो आपको रीडायरेक्ट करता है पेमेंट गेटवे पे, या कोई लिंक ओपन करने के लिए, या कोई एप्लीकेशन। सो वो बहुत सारी जगह उससे यूज किए जा सकते हैं। QR कोड से आप पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं, QR कोड से आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, QR कोड से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, या कि आपने ऑफिसेज में देखा होगा। तो ऐसे तो हैकर्स भी अपने लिए QR कोड बना सकते हैं। सो बिल्कुल होता है, यही आजकल होता है। आप कहीं फॉर एग्जांपल आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने आपसे बोला कि आप QR कोड स्कैन करिए और मेरा पैसा मेरे को दे दीजिए, बट आपको ये नहीं मालूम कि उस QR कोड के पीछे क्या है। हो सकता है कि वो QR कोड की ऐड में आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, या फिर वो इस तरह का QR कोड हो कि उसके पीछे कुछ फाइल एग्जीक्यूट हो जाएं और आपकी सारी कॉल जो है किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए, या आपके मैसेजेस किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएं। अब आपका एक बार मैसेजेस फॉरवर्ड हुए तो आपका OTP भी सारा उसी नंबर पे जाएगा। आप कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई फ्रॉड सब कुछ उस पे जा रहा है। सी आपका जितना भी पासवर्ड है, आप वो मान के चलिए कि आपका वो ऑलरेडी किसी और के पास है। कोई भी फ्रॉडस्टर, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी फ्रॉडस्टर ने किसी का पासवर्ड मांगा हो, राइट? क्योंकि पासवर्ड तो उसके पास ऑलरेडी है, चाहे वो डार्क वेब के थ्रू है,
चाहे वो किसी और के थ्रू है। हम जितने पासवर्ड्स अभी डाल रहे हैं, मैं भी मेरे फ़ोन में भी, मुझे लगता है सबके, हम अगल बगल में जितने लोग बैठे सबके फ़ोन में अपने अपने पासवर्ड, हमें लगता है बड़ा सिक्योर्ड है हमारा फ़ोन, वो बिल्कुल अगर खो भी जाएगा तो कोई इसको खोल नहीं सकता। हमने जगह जगह लॉक्स लगा रखे हैं, हर ऐप का अपना अलग लॉक है। तो ये पासवर्ड है फ्रॉडस्टर्स के पास? ये पासवर्ड सारे आपके फ्रॉडस्टर के पास है। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड भी उनके पास है। बट हाउ, कैसे? जी देखो, आप जब भी कोई लिंक ओपन करते हैं या कोई भी आप ब्राउज़र के थ्रू करते हैं, तो ब्राउज़र में एक बहुत छोटा सा स्क्रिप्ट आता है, क्योंकि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। कई बार आप जो है ऑथेंटिक सोर्स से कर रहे हैं, iOS से, उसकी एप्लीकेशन से कर रहे हैं, या फिर गूगल की एप्लीकेशन से कर रहे हैं। जब तक आप ऑथेंटिक सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हमें उनके एप्लीकेशन के रिव्यूज़ भी पढ़ने चाहिए कि क्या वो ऑथेंटिक सोर्स से हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थर्ड पार्टी सोर्स से, आपको पीडीएफ रीड करना है, आप ऑथेंटिक एप्लीकेशन के आप पैसे नहीं देना चाहते, तो आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी। अब उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कोई सिक्योरिटी कंप्लाइंस नहीं है। उसी एप्लीकेशन के पीछे कोई बार छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स होती हैं, मालवेयर होते हैं, वो आके आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर ब्राउज़र में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो सेव हो रही होती है, आपके पासवर्ड सेव हो रहे होते हैं, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है उसके अंदर, तो वो वहाँ से ऑटो फिलर्स के थ्रू फ्रॉडस्टर के पास जा रहा होता है, और फ्रॉडस्टर उन सबको बेच देता है डार्क वेब के ऊपर। तो जितने भी हैकर्स हैं उनके पास आपके ऑलरेडी पासवर्ड्स हैं, इसीलिए आप किसी भी फ्रॉडस्टर को आपने देखा नहीं होगा वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। वो सिर्फ आपसे इंटरेस्टेड है ओटीपी के आपके लिए, ओटीपी के लिए, क्योंकि वो लॉगिन ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। और वो देख रहा है कि हम अपने फोन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्रूव करने के लिए वो आपसे ओटीपी मांगता है। ओटीपी मांगने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मेरे पास दो सवाल हैं। अब जैसे किसी का फ़ोन अगर ऐसे क्लोन हुआ, जैसे आपने बताया, कोई ब्राउज़र के थ्रू कोई ऐसा लिंक आ गया, मालवेयर आ गया फ़ोन के अंदर, तो पता कैसे चलेगा किसी को भी? हमें तो लग रहा है एकदम सेफ़ है। और एक दूसरा सवाल ये कि हाँ, पहले आप इसका जवाब दीजिए मालवेयर वाले का। सो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में मालवेयर है कि नहीं है, तो हमें अपने फ़ोन पे एंटीवायरस को रन करना चाहिए। बहुत सारे एंटीवायरस है जो फ़ोन के लिए भी आते हैं। मतलब पता कैसे चलता है फ़ोन हैंग करता है या क्या क्या कुछ ऐसे सिम्टम है? फ़ोन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन हमें ये अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें हर 3 महीने में या हर रोज़ अपना मोबाइल में एक तो एंटीवायरस डाल के ही रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भी एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करा है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही करा है, वो गूगल के ऑथेंटिक एप्लीकेशन सेंटर से ही हमने करा है, या iOS के उनकी जो एप्लीकेशन का डेटाबेस है हमने उसी से करा है, कोई भी हमने थर्ड पार्टी से नहीं करा। प्लस हमें अपना पैसा बचाना है तो थोड़ा सा पैसा हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए एंटीवायरस में, क्योंकि जब वो एंटीवायरस रन होता है तो आपको बताता है कि ये मालवेयर्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स हैं आपके फ़ोन में, कृपया इनको डिलीट करें। तो ये तो हमें सबसे पहले देखना है। थोड़ा सा फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है जब भी आपके फ़ोन में कुछ, फ़ोन के अंदर कोई ऐसे इनबिल्ट एंटीवायरस रहता है जिससे हम पता कर सकें? ऐसा कोई भी आपको डालना ही पड़ेगा, आपको थर्ड पार्टी सोर्स से ही लेना पड़ेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटीवायरस बनाती हैं, आप उनसे एंटीवायरस लें, पेड वाला लें, फ्री वाला कुछ ना लें, क्योंकि आपको फ्री में इस दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलता। आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, सब फ्री में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपका डेटा ले रहे हैं। आजकल डेटा ही पैसा है, तो हमें अपने डेटा को ही बचाना है और हमें ये सजग रहना है कि हम क्या डेटा अपलोड कर रहे हैं। सो पहला तो ये। दूसरा, आपके फ़ोन में भी बहुत सारी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, हम उनको इनेबल करके रखें। प्लस जो हमारे फ़ोन का चाहे गूगल हो या एंड्रॉयड हो, वो हर 2 या 3 महीने में अपना एक अपडेटेड फर्मवेयर रिलीज़ करते हैं। हमें अपने फ़ोन को उस फर्मवेयर के ऊपर हमेशा अपडेटेड करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुराने फर्मवेयर में लूपहोल्स होते हैं। वो कोई भी कंपनी अगर फर्मवेयर डाल रही है तो वो अपने सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहांस कर रही है। ये तो मालवेयर मैंने आपसे पूछा कि कैसे पता चलेगा। इसके अलावा जो मैं दूसरा सवाल करना चाह रही थी वो ये, जैसे फ़ोन नंबर्स हमारे कहाँ पर है हमें खुद नहीं पता, कितनी फ्रॉड कॉल्स आती हैं दिन भर में, तो आपको भी कितने सारे लोगों को सब परेशान है, फ्रॉड, स्पैम, ये नंबर जा कैसे रहा है उनके पास? सो देखिए, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, आप टैक्सी की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप कैब की एप्लीकेशन यूज़ करी या पिज़्ज़ा की एप्लीकेशन यूज़ करी, तो वो सारे आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके फ़ोन नंबर सब जगह जा रहा है, या आप कहीं और जाके एंट्री कर रहे हैं रजिस्टर के ऊपर किसी ऑफिस में, तो वहाँ से भी आपका ये सारा डेटाबेस जो है ना एक जगह कलेक्ट होता है मल्टीपल जगह से,
और जितने भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं ना, वो वहाँ से जाके डेटा सारा खरीदते हैं। या आपने कई भी यार रियल एस्टेट में आपने इंक्वायरी करी प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वहाँ से वो डेटा जाएगा आपके पास। 90% आपके बैंकिंग आपने एप्लीकेशन यूज़ करी, आपका बैंक में है नंबर, आपका गाड़ी चलाने वाले के पास नंबर है, तो वो सारा एक क्लब जो डेटा किया पूरा एक माफिया है, वो पूरा सारे लोग आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और आपका नहीं, हम सारे लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो एक जगह पैसे में बेच रहे हैं। उसके बाद में जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं उन सबके पास नंबर आता है, और वो आप लोगों को कॉल करते हैं। दिन में आपके पास कम से कम 15 स्पैम कॉल्स आते होंगे। कोई आपको लोन बेच रहा है, कोई आपको कोई पॉलिसी बेच रहा है, आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले को पता है, लेकिन आपको हो सकता है याद ना हो। तो ये सारे लोग आपको ट्रबल करते रहेंगे, क्योंकि इन सबके पास आपका डेटा है। दूसरा मैं आपको ये बताना और चाह रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पासवर्ड तो ऑलरेडी बाहर हैं। सो एक वेबसाइट है MI ब्रीच करके, आप MI ब्रीच के ऊपर जाएं, लॉगिन करें अपना, उसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं, और उसके अंदर देखें आपका फ़ोन कहाँ कहाँ पर एक्सपोज है। आप अच्छा, ये हमें उस वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा MI ब्रीच? बिल्कुल पता चलेगा। ये सारे फोन्स के लिए, एंड्रॉइड और ये एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च करें MI ब्रीच। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है साइबल का ही एक ये पार्ट है। आप उस पर जाके अपना यूज़र आईडी डालें, पासवर्ड डालें, आपको आपके फ़ोन नंबर से जो भी रिलेटेड डेटा है, आपका कौन सा जीमेल का पासवर्ड लीक है, आपका फेसबुक का पासवर्ड लीक है, सब बताएगा। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है अगर ऐसा उसके बाद आपको हर 3 महीने में सबसे पहले तो देखो जो आपका डेटा चला गया, जो आपका पासवर्ड गया, वो तो डार्क वेब पे पता ही है, हैकर्स को भी पता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले वो पासवर्ड चेंज करना है। सो एक ह्यूमन हाइजीन होना चाहिए कि मेरे को हर 15 दिन में तो नहीं, 1 महीने में मेरे को अपने सारे पासवर्ड चेंज करने हैं, और वो पासवर्ड एक दूसरे से अलग होने चाहिए। क्योंकि 90% आपने लोगों को देखा होगा, उसका जीमेल का भी वही पासवर्ड है, उसका फेसबुक का भी वही पासवर्ड है, उसका इंस्टाग्राम का भी वही पासवर्ड है। रीज़न मुझे लगता है ये शायद क्योंकि याद रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। तो इनको सिक्योर कैसे करें? ये तो देखो जी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, उनको सारा वो लिख के रख सकते हैं कि मैंने इसका ये अपना, और पेपर पेन पे लिखें। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने वो भी अपने ईमेल पे डाल दिया हो। क्योंकि अगर हैकर के पास जीमेल का आईडी है, यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उसको तब भी अगर आपने स्टोर करा जीमेल के ऊपर, तो उसके पास वो भी सारे जाएंगे। आप पेपर और पेन पे यूज करें, उसको फाड़ के 1 महीने बाद फेंक दें, नया पेपर बनाएं। या लोग अपने मोबाइल पे अपने आप को ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें कि मेरे इस वाले अकाउंट का ये पासवर्ड है। तो ये हम कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत सारी बातें आपने बताई। इसके अलावा ये भी बताया कि कैसे चेक कर सकते हैं हम आपका कौन सा पासवर्ड लीक है। MI ब्रीच करके एक वेबसाइट है। डीप फेक, बहुत वीडियोस हैं, हमें पता भी नहीं है। हमें लगता है वो, जैसे हाल ही में रश्मिका मंदाना का एक वीडियो रिलीज हुआ था, उन्होंने बाद में FIR भी उसको लेकर वो जारी की थी, और वो शायद पहला डीप फेक वीडियो इस तरीके का भारत में आया जिसने तहलका मचा दिया, कि हमें लगा कि रश्मिका ही है। जी। कैसे क्लोन करते हैं, मतलब चेहरा उनका है, शरीर किसी और का, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो वही इंसान है। देखिए अभी हम और जैसे हम लोगों की भी तो फोटोज हैं सोशल मीडिया पे, कितनी खतरनाक हो सकती हैं? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि AI के थ्रू हमने अपनी वॉइस को, जो हमारा वॉइस का था, हमने उसको तो सब जगह पहुंच रही है। सब जगह पहुंच गया। सेम ऐसे ही जब आपने अपनी कोई फोटो अपलोड करी, रश्मिका मंदाना वाला इसलिए पॉपुलर हुआ बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आप देखेंगे डीप फेक। सेलिब्रिटीज़ का अगर आप डीप फेक देखना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे कि कोई सेलिब्रिटी है, वो कोई बैटिंग साइट है, उसका लिए प्रमोशन कर रहा है, बट वो तो ओरिजिनल में है ही नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे आप वीडियोस अपलोड करते हैं, या कोई फ्रॉडस्टर ने क्या करा, कोई भी एक वीडियो क्लिप है सेलिब्रिटी की, उसने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको AI के थ्रू ट्वीट करा, और उसमें अपनी उसका वॉइस ओवर करके उसमें उस तरह की, आपको वीडियो देखने के बाद एग्जैक्टली लगेगा कि ये उसी सेलिब्रिटी की आवाज़ है। आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि ये उसकी आवाज़ है, और उसके बहकावे में आके या तो उस बैटिंग साइट पे चले जाएंगे जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के 100% चांसेस हैं। तो आप इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन साइबल बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती है जहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ का डीप फेक वीडियो निकालते हैं, उनको बताते हैं, और उसको हम टेक डाउन भी करते हैं कि अब ये पूरे इंटरनेट पे, सरफेस वेब पे कहीं पर भी होगा तो हम उसको टेक डाउन कर देते हैं। सो जनरली ये डीप फेक का हम जितना भी ये सिनेरियो देखते हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ देखते हैं। नॉर्मल पीपल जनरली डोंट फेस दिस काइंड ऑफ इशू। हाँ ठीक है, ये तो डीप फेक। डिजिटल अरेस्ट
आपने बहुत केसेस खुद भी सॉर्ट आउट अगर किए होंगे। डिजिटल अरेस्ट में तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि दे आर अनअवेयर, उनको पता है कि डिजिटल अरेस्ट है लेकिन उसके बावजूद वो उसका शिकार हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे लोग हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या है इस डिजिटल अरेस्ट में? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी धारा या फिर कोई भी प्रोविज़न हमारे लॉ में नहीं है, बट स्टिल इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया क्योंकि हमने बहुत सारे केस अभी लास्ट ईयर में देखा कि आप 90% जितना भी हमारा जो लूज़ हुआ मनी साइबर क्राइम में, वो डिजिटल अरेस्ट के लिए हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिजिटल अरेस्ट पढ़े लिखे लोग ही हुए, कोई भी छोटा आदमी या गरीब तबके का आदमी इसके अंदर इशू में नहीं फंसा। ये रीजन क्या है? मुझे रीजन ये है कि वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। मैं वही आपको बताया कि वो आपको इतना इमोशनली प्रताड़ित कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। आप जनरली आप देखेंगे कि आप और मैं आराम से अभी बैठे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जगह कोई पुलिस वाला होता है या मेरी जगह कोई पुलिस वाला, तो हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, लिमिटेड बात करते हैं और हमारे मन में एक अजीब सा डर रहता है। तो सेम वे जब भी कोई भी पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल नहीं कर रहा, आप वीडियो कॉल सबका एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको एक्सेप्ट कोई भी वीडियो कॉल कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसने किया क्यों है, ये मेरे को वीडियो कॉल क्यों कर रहा है। मेरे को समन करना है तो मेरे घर पे लेटर भेजो पुलिस स्टेशन से, तब मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन वीडियो कॉल पे कोई भी पुलिस वाले की पावर नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी व्यक्ति अगर वीडियो कॉल पे पुलिस वाले को देखता है तो वो डर जाता है कि ये क्या हुआ, क्यों किया। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला बहुत सारी धाराएं और लगाता है कि ये मेरे सीनियर हैं, ये कस्टम से हैं, आपका कोई सामान आया था एयरपोर्ट पे, उसके अंदर इलिसिट मटेरियल निकला या उसके अंदर ड्रग्स निकला। वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे को ऐसे कैसे फंस गया। मेरे को डेली लाइफ में बहुत सब, मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे को अपने ऑफिस का काम है, फैमिली को देखना है, लेकिन ये इशू कैसे आ गया। तो आप डर जाते हैं और आप उन्हीं के कहने के बाद में जो वो बोलते रहते हैं आप वो करते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है। डिजिटल अरेस्ट भी हमने समझ लिया, डीप फेक भी समझ लिया, लेकिन डिजिटल अरेस्ट में जैसे अगर कोई फंस गया है, मानिए कोई व्यक्ति अगर फंस गया, तो उसमें कई केसेस तो ऐसे कि 3-4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट थे लोग, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, वो कमरे के अंदर बंद हैं और उनको बार बार जो फ्रॉडस्टर वहाँ से है वो बार बार कह रहा है कि आप उठ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं, क्या जा नहीं सकते? ऐसा क्या मतलब, अरेस्ट का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट आप क्यों नहीं उठ के जा सकते? तब तक भी क्यों नहीं दिमाग काम करता कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? तब तक आप अपने इमोशंस में इतना बह चुके होते हैं ना कि मेरे को फंसा लिया गया, हिम्मत टूट चुकी होती है। वो आपको धमकी ये दे रहे होते हैं कि आप परेशान होंगे, हम आपकी फैमिली वालों को भी परेशान करेंगे, आपके हस्बैंड को परेशान करेंगे, बच्चों को परेशान करेंगे, आप पूरी फैमिली डिजिटल अरेस्ट, या हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, सबको पूरी फैमिली के लिए वारंट निकलेगा। तो उस वाले इमोशंस के अंदर जाके जो भी व्यक्ति है, जो विक्टिम बना है, वो पैसे भी ट्रांसफ़र करता है, वो 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट भी रहता है। प्लस मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने होंगे आपने और हमने देखे भी हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अभी 2 दिन पहले ये केस हुआ था जिसमें एक डॉक्टर थे, फीमेल डॉक्टर थी, उनको इसी तरह से फंसा लिया गया और वो 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। उनको ये बोल दिया गया कि आप कोई भी कैमरा बंद नहीं करेंगी, 24/7 आपको बाहर नहीं निकल सकती, किसी से मिल नहीं सकती, आप बात नहीं कर सकती। हाँ। और वो डॉक्टर जो है उनको बोला गया कि आप जो है ऑर्गन्स की ट्रेडिंग करती हैं, राइट। तो वो इतना घबरा गई कि मैं भी जेल में जाऊंगी, मेरे परिवार वाले भी परेशान होंगे। तो इसके चक्कर में आगे उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे भी गंवा दिए और 3 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट। बाद में उनके हस्बैंड शायद आए थे तो उनको पता चला कि वो बहुत दिन तक कमरे के अंदर बंद थी, क्यों उनको भी ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग में उठा, तब ये केस सामने आया था। लेकिन ऐसे में आदमी तब सतर्क हो जाता है जब जैसे ही वो पैसा ट्रांसफर कर देता है ना, तब उसको लगता है कि ये मैंने पैसे क्यों ट्रांसफर करे, तब अपनी गलती का एहसास होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का इंडिया में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे दर्शकों ने इस पॉडकास्ट को सुना होगा और इसका एक ही मकसद है, आप लोगों को भी अलर्ट करना, जैसे प्रशांत जी ने बताया कि किस तरीके से आप खुद को सावधान रख सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर नहीं दिखानी। कोई आपको अगर कॉल कर रहा है तो आप खुद ही सोचिए, इसने मुझे कॉल किया तो क्यों किया, वीडियो कॉल किया तो क्यों किया, मैसेज किया तो क्यों किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर थोड़ी सी लिमिटेशंस हमें रखनी है ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएँ, यानी कि पब्लिक बहुत ज़्यादा ना हो,
कम से कम लोगों तक पहुँचे, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचे, फ्रेंड सर्कल तक पहुँचे, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और तभी हम इन तमाम चीज़ों से, डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, फेक वीडियोज़, इन सब से हम बच सकते हैं।